अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन से पहले एक बार फिर से इलेक्टेबल्स की मांग बढ़ रही है। ये इलेक्टेबल्स इक्तदार की खातिर इक़्तिदार को पसे पुश डालते हैं और तारीख ने वाज़ेह किया है कि जब जब नजरियात की बात हुई, जब जब बात हुई किसी खास पार्टी के मंशूर की, तो उस पार्टी ने अपना मंशूर कुर्बान किया। इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्टेबल्स की बोली लगाई गई, इलेक्टेबल्स को चुना गया, इलेक्टेबल्स के साथ सौदेबाजी की गई। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांगे लगाते हैं ये इलेक्टेबल्स, हुकूमतों के बनाने और गिराने में अपना किरदार निभाते हैं ये इलेक्टेबल्स, ऐवानों का हिस्सा बनते हैं, वजारतों में अपना हिस्सा लेते हैं ये इलेक्टेबल्स, अपनी तकदीर को बदलते हैं लेकिन अवाम की तकदीर बदलने का कोई इरादा नहीं रखते ये इलेक्टेबल्स। जो 75 साल से होता रहा है, इसका सिलसिला बड़े पैमाने पर अब बलूचिस्तान से शुरू हो रहा है। इलेक्टेबल्स को राग़िब करने के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कोयटा में है। खबरें हैं कि बलूचिस्तान की 20 के करीब सरकर्दा शख्सियात मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला सकती। इसके साथ ही सवाल भी है कि जो सियासतदान अब नून लीग में शामिल हो रहे हैं यही सियासतदान पहले भी तो बरसरे इक़्तिदार रहे। उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान बलूचिस्तान के लिए क्या कुछ किया। नून लीग में शामिल होने वालों में जाम कमाल का नाम सामने आ रहा है। जाम कमाल के वालिद जाम यूसुफ खुद भी वजीर रह चुके हैं। जाम कमाल ने आमिर परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज किया। जिला लसबेला के नाजिम भी मुंतखब हुए। 2013 के इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया और लसबेला की सीट जीतकर कौमी असम्बली पहुंचे। फिर उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल तैनात हुए। नवाज शरीफ नाअहल हुए और शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने तो भी वजारत तवानाई जाम कमाल के हिस्से में आई, लेकिन फिर उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2018 के इंतखाबात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सूबे में अक्सरियत हासिल की तो जाम कमाल वजीर आला भी बने। जाम कमाल के दादा मीर गुलाम कादिर खान भी 2 मरतबा वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो चुके, जो खुद बलूचिस्तान का वजीर आला रहा, जिसके दादा 2 मरतबा वजीर आला बलूचिस्तान रह चुके। उसका बलूचिस्तान सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला सूबा है। इस बलूचिस्तान को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ऐसा सूबा कहती है जहां सबसे कम माशरती तरक्की हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 71% लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। सितम ज़रीफी तो यह भी है कि आज जिस बाप पार्टी और नून लीग में कुर्बत होने जा रही है, यही बाप पार्टी माजी में नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हो चुकी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2018 के इंतखाबात में वफाकी हुकूमत की भी इत्तेहादी थी। इसके बावजूद बलूचिस्तान में सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक है। अमेरिका की एक डेटा टेक्नोलॉजी कंपनी ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, इनके मुताबिक 2019 तक बलूचिस्तान में कुल 134 अस्पताल थे। रोजनामा जंग ने महकमा सेहत और न्यूट्रिशन सेल के इंचार्ज डॉक्टर नासिर अली बुख्ती के हवाले से रिपोर्ट किया कि बलूचिस्तान में 50% से ज्यादा खवातीन और बच्चे गजाई किल्लत का शिकार है। भाई एक दफे के लिए अंदाजा कीजिए नाज़रीन, यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के नुमाइंदे हर बार ये दावा करते हैं कि अब की बार वो बलूचिस्तान की तकदीर संवार लेंगे। उसके लिए कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी के हो लिए तो कभी किसी के हो लिए। अगर ये बलूचिस्तान के साथ इतने ही संजीदा और सिंसेयर हैं तो बलूचिस्तान के जो अदाद-ओ-शुमार मैं आपको बयान कर रहा हूं, और मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा, डाटा रिपोर्ट्स के जरिए बयान कर रहा हूं, ये मुंह बोलता सबूत है कि ये सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के जितने भी नुमाइंदगान हैं वो किसी को इक़्तिदार से निकालने के लिए या किसी तक इक़्तिदार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, एक तिब्बी सर्वे किया गया तो 49% माओ और 57% बच्चों में खून की कमी पाई गई। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में सरकारी सतह पर दिल का कोई अस्पताल ही नहीं। पूरे सूबे में सिर्फ 2 अस्पतालों में दिल के मरीजों के लिए वार्ड मौजूद है। कोयटा में दिल के मरीजों के लिए जो अस्पताल है उसकी हालत ज़ार आपने देख ली, लेकिन जो इनके दिल में कोयटा वालों का दर्द है वो यहीं से साबित होता है कि इनके दिल में कोयटा वालों के लिए, कोयटा या बलूचिस्तान, अहले बलूचिस्तान के लिए कितना दर्द है। नाज़रीन, इस्तेमाल होना इक़्तिदार में किसी को लाने के लिए, इक़्तिदार में किसी को निकालने के लिए, इसको सियासत नहीं कहते। इसका कोई और नाम ज़रूर होता होगा, अलबत्ता इसको सियासत नहीं कहते। नाज़रीन, खबरों के मुताबिक वो शख्सियात भी नून लीग में शामिल होने के लिए पर तोल रही हैं जो गुज़िश्ता बरस के अवाखिर में पीपल्स पार्टी में जाकर शामिल हुई थी। इनामों में मीर सलीम अहमद खोसो,
मीर जहूर अहमद बलीदी, मीर रऊफ रिंद, सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, ताहिर महमूद और नवाबजादा जमाल खान रईसानी शामिल थे। अब लश्करी रईसानी तो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ से मुलाकात भी कर चुके। नवाबजादा लश्करी रईसानी अपने सियासी सफर के दौरान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और फिर BNP मैंगल भी शामिल रह चुके हैं। इनके वालिद गौस बख्श रईसानी गवर्नर रह चुके और ये जिस बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, इस बलूचिस्तान में सबसे कम शराय तालीम है। लगभग 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बच्चों के लिए दस्तयाब स्कूलों का ये आलम है कि कई जगह पर स्कूलों की इमारतें ही नहीं हैं, बच्चों को झोंपड़ियों में पढ़ाया जाता है। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान भर में 5000 स्कूल ऐसे हैं जो खुले आसमान तले कायम हैं। 9000 स्कूलों में बिजली नहीं है, 10,000 स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है। रोजाना दी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्राइमरी स्कूल औसतन 30 किलोमीटर के फासले पर है, एक मिडिल स्कूल 260 किलोमीटर के फासले पर है और हाई स्कूल तो औसतन 360 किलोमीटर दूर पड़ता है। यानी ये जो फासला, हमने तालीम का फासला कम करना था, हमने ख्वानदगी और नाख्वानदगी का जो फासला कम करना था नाजरीन, वो तो फासला ही इतना ज्यादा है। क्योंकि ये फासला अगर कम हो गया तो फिर अमीर और गरीब का फासला कम हो जाएगा। ये फासला अगर कम हो गया तो फिर हैव्स एंड हैव्स नॉट का फासला कम हो जाएगा। स्कूलों की हालत जार आपके सामने, आप स्कूल देख सकते हैं कि इस वक्त स्कूलों की क्या हालत है। अब इतने फासले होंगे तो बलूचिस्तान के बच्चे तालीम कैसे हासिल करेंगे? इसके बावजूद जो बच्चे पढ़ जाते हैं इन्हें नौकरियां नहीं मिलती। रोजाना डॉन की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में हर साल 25,000 नौजवान ग्रेजुएशन करते हैं और इनमें से सिर्फ 2000 को नौकरियां मिलती हैं। अददशुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में सिर्फ 20% अफराद को पीने के साफ पानी तक रसाई हासिल है। बलूचिस्तान में ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहां जो पानी जानवरों के पीने का होता है, इंसान भी वही पानी पीने पर मजबूर है। यह है बलूचिस्तान के हालात और यहां की नुमाइंदगी करने वाले कभी खुद पर लगे करप्शन इल्जामात पर फख्र करते हैं और कभी कहते हैं कि असली और नकली डिग्री में तो कोई फर्क ही नहीं होता। जो पहले भी बलूचिस्तान पर हुकूमत करते रहे, जिनकी हुकूमत के दौरान बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर न हुई, अवाम के लिए रोजगार के नए मौके न पैदा किए गए, पीने के साफ पानी और इलाज के लिए अस्पतालों का बंदोबस्त न किया गया, जो अस्पताल थे वहां अद्वियात फराहम न की जा सकी, वहीं सियासतदान अब नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं। जो पहले बलूचिस्तान के हालात न बदल सके वो नून लीग में शामिल होकर कैसे बदलेंगे, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस वक्त बाप पार्टी के रहनुमा जनाब लांगू साहब ने। लिया साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये करेंगे क्या सर, आप तब्दीली आने जा रही है बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में तो तब्दीली नहीं आएगी, अलबत्ता बलूचिस्तान की सियासत में तब्दीली आने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बलूचिस्तान को ऐसा समझा जाता है कि जैसे बलूचिस्तान में जो कुछ हो जाता है वो मरकज की तरफ या पूरे पाकिस्तान की सियासत की तरफ एक इशारा होता है। तो मियाँ साहब आए थे, आज तशरीफ लाए थे, तो काफी तादाद में लोगों ने जो है मियाँ साहब की पार्टी में शमूलियत की है। उसमें हमारे पार्टी से जाने वाले लोगों की तादाद भी काफी है। तो उसमें मियाँ साहब ने अपने जो अलाइज है मुख्तलिफ इत्यादि उनसे भी मुलाकात की है, जिसमें हमारी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, महमूद खान शेखजी साहब की पार्टी है। तो ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, लोग आते जाते लेकिन पार्टी बाकी रहती है। हमारी पार्टी है, हमारी स्ट्रेंथ माशाल्लाह है, हम इस पार्टी में कुछ लोग हैं, इस पार्टी को मुत्तहिद रख के इसी के सर कोई नजरिया भी तो होता है ना, कोई मैनिफेस्टो होता है, कोई नजरिया होता है। ये क्या होता है? मतलब जो पार्टी आपको लगता है कि आज मजबूत है उसके साथ जाके मिल जाओ। और ये इलेक्टेबल्स क्या होते हैं सर? इनको ख्वाब आ जाता है कि जब इलेक्शन करीब है, नहीं जनाब अब हमारा नजरिया बदल गया, हमारा जमीर जाग गया, वो पहले वाला जमीर गलत था, नए वाला जमीर गलत, हम फुला पार्टी में जा रहे हैं। ये क्या होता है सर? मेरे ख्याल में ख्वाब ही आता होगा इनको। मेरे ख्याल में ख्वाब ही आता। तो सर ये ख्वाब जब आता है इनको तो जरूरी तो नहीं हर ख्वाब हकीकत में बदले। ख्वाब से जागने के बाद ये सोचते नहीं है कि जनाब हकीकत कुछ और है और हकीकत में उन्होंने जो आवाम से वादा किया वो पूरा करना है। यानी अब बलूचिस्तान में जो हालात हैं, आपको नहीं लगता उसके जिम्मेदार ये इलेक्टेबल्स है? देखें, इस आप सही कह रहे हैं, इसमें सियासतदानों का भी एक हिस्सा जरूर शामिल है जो बलूचिस्तान की पसमानदगी का जिम्मेदार है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान की हालत है। इसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इसमें आपकी मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। तो आप सही कह रहे हैं
कि अगर लोग ये चाहते हैं कि ये सिस्टम, ये इलेक्टेबल उनकी मसले हल नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल जमहूरियत है। जमहूरियत में जो है आप अपना फैसला तब्दील कर सकते हैं और अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं, तो उनको तब्दीली लानी चाहिए। अच्छा, तो सर अब ये फैसला हो चुका है कि बाप पार्टी नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी और हुकूमत बनाएगी? देखें, हमारी पार्टी अपनी एक वो रखती है, आजाद हैसियत रखती है। अच्छा। तो हम जो और हमारी पार्टी के दरवाजे तमाम जमातों के लिए खुले हैं। तो मियाँ साहब आए थे, मियाँ साहब एक कदावर शख्सियत है पाकिस्तान के, तो उन्होंने जो है अपने बलूचिस्तान के तमाम जो जमातें तकरीबन उनसे मुलाकात की, उनके नुमाइंदों से, जिसमें उन्होंने हमारी जमात को भी मदद किया था, जिसमें मियाँ साहब ने दावत दी थी कि अगर हम एक अलायंस बनाएं और उसके जरिए आगे जाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये अलायंस हो, ताकि हम अगर मियाँ साहब और हमारी कुछ बातें हो जाती है और एडजस्टमेंट हो जाती है, लांगू तो मेरे ख्याल में बेहतर। साहब ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं ना कि एक जमात है उसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मतलब कोई अपना नजरिया भी तो होता है ना सर। बलूचिस्तान में कभी नजरियाती बुनियादों पे सियासत नहीं हो सकती? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, इधर नजरियाती सियासत बहुत ही कम है। इधर ये शख्सियत के पीछे लोग लगे हुए हैं, या एक फरसुदा नारों, फरसुदा निजाम, उसके पीछे लगे हुए। मैं बलूचिस्तान में तब्दीली की आपने कभी खुद को सर मुजरिम समझा इन पूरे हालात का, जो कि इतने सालों से ठीक नहीं कर पाए आप? बहुत ही कम है। मैंने क्या उम्र गुजारी है सियासत में, मैं मिनिस्टर हुआ 5 साल, जितना इस 5 साल में हुआ है लोगों के साथ जाती, मेरे लड़के के साथ जाती। मैं ऑन द होल बात कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स से सर देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान के रहनुमाओं का मंशूर क्या होना चाहिए? मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला, लेकिन एक जनरल परसेप्शन यही है, वो ये है कि बलूचिस्तान की महरूमियां आपका मंशूर होना चाहिए, बलूचिस्तान पे होने वाली ज्यादतियां आपका मंशूर होना चाहिए ना सर। उस पर कोई बात नहीं करेगा आप, बस चूंकि इलेक्टेबल्स हैं, कोई भी बड़ी जमात जो हुकूमत में आने के जिसके इम्कानात होंगे उसके साथ आप मिल जाएंगे। आजकल देखें, सोशल मीडिया का दौर है, चीज रिकॉर्डेड है। हमने बलूचिस्तान और अपने हल्के के लोगों के लिए आपके तक असेंबली का फोरम हो, कैबिनेट का फोरम हो, जिस फोरम में जितने हमारे बलूचिस्तान के लोगों के मसले मसाइल हो, वो लापता अफराद के हवाले से हो, रोजगार के हवाले से हो, डेवलपमेंट के हवाले से हो, मैं समझता हूँ हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की और इसमें काफी हद तक हम कामयाबी हुई। ठीक है, ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए निकाला। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे और गजा पर अभी भी वहशियाना बमबारी जारी है। गजा अभी भी मक्तल गांव बना हुआ है मासूम फलस्तीनियों की। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है। नाज़रीन, गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी को 39 दिन हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई है, जिसमें 4,619 बच्चे जबकि 3,130 खवातीन भी शामिल हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक खूनख्वार सहूनी फजाइया ने 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर 2 एटम बमों के बराबर 25,000 टन बारूद बरसा दिया है, जिससे 141 मुरब्बा मील पर मुहित शहर खंडरात में बदल गया। यह शहर इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर से रावल लेक की चौड़ाई के बराबर नन्हा सा कता अराजी बनता है। शहरी आबादी के बाद अब इलाज गाहें यानी अस्पताल इसराइल के निशाने पर है। इसराइली बमबारी से गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया है और 7 नौज़ायदा बच्चों समेत 179 मरीज मलबे तले दबकर इज्तिमाई कब्र में जा सोए हैं। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सुलैमा ने बताया है कि हमें मजबूरन इन मरीजों को मलबे तले ही दफन करना पड़ा। आलमी इदारे सेहत ने भी खबरदार किया है कि गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल के इर्द गिर्द लाशें पड़ी जिनकी देखभाल की जा सकती है और ना ही इन्हें दफन किया जा सकता है। यह तकरीबन एक कब्रिस्तान है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों समेत अब भी 3300 अफराद अल शिफा के अंदर मौजूद हैं। WHO ने भी यह दावा किया है कि ईंधन के किल्लत के बायस गजा में 36 से 22 अस्पताल गैर फाल हैं और यह तादाद 50% से जायद बनती है।
एक तरफ जहां इसराइल ने गजा में खून की नदियां बहा दी हैं, वहां अक़वाम आलम में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और मुल्क मुल्क एहतजाज हो रहा है। यहां तक कि एक रोज पहले नेतन्याहू की नाक तले इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए और गजा में जंग बंदी, जबकि वजीर आजम नेतन्याहू के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। 2 रोज पहले लंदन में बरतानवी तारीख में सबसे बड़े फलस्तीनी मार्च ने दुनिया को हैरान कर दिया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 8 लाख अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम उठाए, इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। खवातीन और बच्चों के अलावा व्हील चेयर पर बुजुर्गों ने भी मार्च में शिरकत की। इसी तरह बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ 20,000 से ज्यादा मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, जिन्होंने फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो और इसराइली वजीर आजम को जंगी जुराइम के बायस गिरफ्तार करो के नारे लगाए। इसराइल के खिलाफ नफरत की इस लहर की गूंज शाहराहों के बाद ऐवानों में सुनाई देने लगी है। बरतानवी रोजनामे दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी USAID के दर्जनों ओहदेदारों ने एक अंदरूनी मेमो पर दस्तखत किए, जिसमें गजा में फलस्तीनियों की जिंदगियों को अहमियत न देने पर व्हाइट हाउस पर तनकीद की गई है। मेमो में अमरीकी सदर पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो गजा में इसराइली जंगी जुराइम को रोकने में नाकाम रहे हैं। उधर फ्रांसीसी अखबार ने भी दावा किया है कि मशरकी वस्ता और शिमाली अफ्रीका के लिए तकरीबन 10 फ्रांसीसी सफीरों ने अपने मुश्तरका खत में सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ अपना इख्तलाफ रिकॉर्ड कराया है। इसी तरह श्रीलंका के 159 अरकान पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए खत में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। इसी आलमी दबाव का नतीजा है कि इसराइल का सबसे बड़ा खैर ख्वाह अमरीका यू टर्न लेने पर मजबूर हो गया और सदर जो बाइडन को कहना पड़ा कि गजा पर कब्जा एक बड़ी गलती होगी, जबकि वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन ने भी वाज़ेह किया कि तनाज़ा खत्म होने के बाद गजा पर दोबारा कब्जा नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अमरीकी सदर जो बाइडन को गजा के अल-शिफा अस्पताल को बचाने की फिक्र भी पड़ गई। यही वो अमरीकी यू टर्न है जिसने तेल अवीव को भी घुमा दिया और इसराइल गजा पर कब्जे के दावे से मुकर गया और अब नित नई कहानियां घड़ रहा है। वो कहानी घड़ रहा है कि अस्पतालों में हमास का नेटवर्क है, वो मरीजों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और ये कि तेल अवीव के खिलाफ फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। यही नहीं, नेतन्याहू का फिरौनी लहजा भी बदल गया है और वो गजा के अल-शिफा अस्पताल को ईंधन देने की बातें कर रहा है। यही नहीं, अब वो इसराइल पर यरगमालियों की रिहाई के हमास से डील और मुआहदे का इंदिया भी दे रहा है। बात करेंगे इसी हवाले से। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डिप्टी हेड ऑफ मिशन फ़लस्तीन जनाब नादरुल तुर्क साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि उनसे अंग्रेजी में बात होगी, मैं कोशिश करूंगा साथ साथ जो भी उनसे गुफ्तगू हो उसका तर्जमा आपके लिए करता रहूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, what is the situation right now, Mr. Nader, in Palestine, right, in Gaza, and is there any hope that the ceasefire will take place anytime sooner? Thanks a lot for giving me the opportunity to speak to my brother and sister of your honorable channel. Situation in Gaza right now, day by day, become more worse. People are suffering more and more. Since more than 5 weeks, there is no food supply, water supply, electricity, gas, fuel, or anything. Most of the hospitals are out of service because there is no medical equipment to be used to make a treatment for the injured Palestinian innocent people. As you heard 2 days before, 37 infants died because in Shifa Hospital because there is no electricity to give them life supply according to our underweight. So this is the situation. Right now people are without water since 5 weeks. Today there was blessed from Allah himself that it is raining in Gaza, so they have fresh water as a gift from Allah. But actually all the international society couldn't insist Israelis even to make humanitarian supply. Only they allowed 425 trucks to pass the borders of Egypt to Gaza, which is in 5 weeks, which actually it is needed of Gaza in 1 day. We speak about 2.2 million suffering. The option for them is one of two: killed by Israelis bombs,
starving to death or transferred to outside of Gaza forever to become refugees for the second time in their life since 1948 until now. Our people in Gaza refuse to become refugees again because since 1948 until now they are refugees and no one has the power to insist Israelis to facilitate their return to their own homes and properties according to International Resolution 194. According to that, people are staying in Gaza, will never go out of Gaza to become refugees again or anymore. राइट यानी वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है इसी धोखे में, इसी बहाने से कि वहां पर हमास के लोग छुपे हुए हैं, जो कि सरीहन गलत है. Your Excellency, another issue is that there has to be the nations who claim to have to support Palestinians, they need to mount pressure on Palestine. Have you been able to gather any support from any other Arab nation or any other country who supports the cause of Palestinians, who believe in a free Palestinian state? Have you been able to gather support? First of all, we appreciate the Muslim Ummah, the Arab countries summit, which is giving a good orders. But these orders will not be activated as long as the Israelis blindly support by the Americans, British, German, French, and some other Western countries. Israelis are dealing since they are established in our stolen homeland since 1948 until now that they are above the international law, above the humanitarian law, above the human rights principles. According to that, as soon as the the Muslim Ummah and Arab country don't use their soft power, their diplomacy in cooperation with all the countries around the world to insist Americans to stop their supply by bombs and arms to Israelis to end this crisis, end this madness in Gaza, nothing going to be happening. Americans, yesterday Mr. Biden said that he will speak about ceasefire. He said Gaza needs to ceasefire, but we understand the needs of Israelis. How becomes they are asking for ceasefire to save the people, save the civilian people in Gaza? On the other hand, you are understanding the needs of Israelis and the operation of Israelis against the civilians. So, as long as the Americans and British and other Western countries are blindly support the Israelis without being under pressure by Muslim Ummah, by other countries around the world to have first ceasefire, second end the occupation, third establishing the independent state of Palestine with Jerusalem as its capital, have the right of return for the Palestinian refugees to their own homes and land since according to 194 resolution, nothing going to be happening on the ground. What is happening right now, it is close political horizon supported by the Americans. Israelis are not armed only by Americans' bombs and Western countries' bombs. They are armed with Americans, British, French veto. They are armed with the blind support of them. They are daily having more and more weapons using to kill civilian children and women. So what we are need to start to be our Muslim Ummah and all the world to be united to put all these countries under pressure to end this madness today before tomorrow. Yes, this is a very ideal situation. This is the minimum these nations can do. But another thing is that, is there any possibility, sir, that these nations will be able to convince America to ask Israel to step down, to back off? And one more important thing, that are you getting enough aid? Is the Palestinians in Gaza getting what they are being promised in terms of aid? Hundreds of trucks are waiting on the borders of Egypt, waiting for the Israelis to allow them to come inside Gaza without being attacked by their air force. So we don't speak about the aid. Aid is not enough for sure, but still the minimum can make them survive. We speak about most of the hospitals right now out of service.
People are died in the corridor of the hospitals. No one able to make any operation. The injured people are bleeding to death because there is no any equipment used to make them survive. The machines of the hospital stop working because there is no electricity, no fuel to make the generators work to supply electricity for the hospitals. So what we are seeing right now, it is collective punishment. As I said before, the Israelis, like our people, to bleeding to death or starving to death, or be transferred outside of Gaza to be occupied again and rebuilt. And there is one of the Israeli minister said yesterday that they are going to make Gaza as a port, seaport for the Israelis, which means damage Gaza completely and make it seaport for the Israelis and build again a Zionist settlements in Gaza. This is one of the options. One of the other, if that happened, la qaddar Allah, that means later on they're going to transfer people of West Bank out of West Bank, include Jerusalem, will damage Aqsa Masjid to build their Jewish temple to replace it there, which means there is going to be no Masjid Aqsa, no Qibla Awwal in Palestine. Later on, if they are succeeding that, they're going to going for the next step to build their great country from Nile River in Egypt to Furat River in Syria and Iraq, which means the whole of Jordan going to be under Israeli occupation, whole of Lebanon going to be under Israeli occupation, 40% of Syria going to be under occupation, 40% of Egypt going to be under occupation, 40% of Saudi Arabia going to be under occupation. This is going to be step by step. If we didn't end what happened in Gaza now, we don't know what's going to be in the region later on. Israelis mentioned daily that they're going to change the maps of the Middle East, which means they are going on with their plans to destroy all the region, not only Gaza, not only Palestine. So if we don't end this madness today in Gaza, we don't know what's going to happen to our region later on, and our brother and sister and the people are living around us in the region. Right, thank you so much, Mr. Nadil Turk, for your time. नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा हुआ है, वक्फे का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जब से पाकिस्तानी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, टीम के कप्तान बाबर आजम को शदीद तनकीद का सामना है। टेलीविजन चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई इनके खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। कोई इनकी परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बना रहा है, कोई इन्हें कप्तानी छोड़ देने के मशवरे दे रहा है। ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक क्रिकेटर्स के रवैये और शदीद तनकीद पर बाबर आजम मायूसी का शिकार है। मस्बत तनकीद अच्छी चीज़ है, लेकिन शायद हमने वर्ल्ड कप से बाहर होने के अफसोस में बेजा तनकीद भी शुरू कर दी है क्योंकि बाबर आजम बल्लेबाज और कप्तानी दोनों में ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखा चुके हैं। बाबर आजम 9 नवंबर से पहले तक वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे। अब जाकर पहली पोजीशन पर भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल आए हैं और बाबर आजम दूसरे नंबर पर गए हैं। रनर्स के हिसाब से T20 फॉर्मेट में बाबर आजम का चौथा और टेस्ट मैचेस में भी चौथा नंबर है। मतलब ये कि बाबर आजम पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 में मौजूद हैं। 2020 से लेकर 2023 तक बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 43 वनडे मैचेस खेले। इनमें से 26 मैच पाकिस्तान जीता, 15 मैच हारा और 1 मैच ड्रॉ हुआ। इस हिसाब से बाबर आजम की कप्तानी में खेले गए 63% वनडे मैचेस पाकिस्तान जीता। अपनी कप्तानी के दौरान सिर्फ 2 साल में बाबर आजम ने कुल 3886 रन बनाए। टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड भी देख लेते। 2020 से लेकर 2023 तक बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 20 टेस्ट मैचेस खेले। इनमें से 10 मैचेस पाकिस्तान जीता, 6 मैच हारा और 4 मैच ड्रॉ हुए। इस हिसाब से बाबर आजम की कप्तानी में खेले गए 50% टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीता। T20 मैचेस के अदादोशुमार बता रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 41 T20 मैचेस खेले। इनमें से 26 मैचेस पाकिस्तान जीता, 10 हारा और बाकी मैचेस ड्रॉ हुए। इस हिसाब से बाबर आजम की कप्तानी में खेले गए 63% T20 मैचेस पाकिस्तान जीता। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में 121 मैचेस खेले। इनमें से 73 मैचेस पाकिस्तान जीता है और 37 हारा है। जीत की यह शरह 60% बनती है।
बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इकबाल बेग साहब ने, आप सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये जो बाबर पे बेजा तनकीद की जा रही है, या इसको बेजा कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, या जायज तनकीद है, क्या कहेंगे आप? अली, हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम अपने हीरोज की कदर नहीं करते। आप देखें, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का स्टेटमेंट आ जाता है कि ये टीम इंजमाम और बाबर आजम की थी। आपको क्या जरूरत थी इस तरह के बयानात देने की? आप दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर कौन सा बाबर आजम ने, अगर अकेले बाबर आजम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हरवाया, बाकी 10 खिलाड़ी नहीं थे उनके साथ, और उसने तो 320 रन किए, 4 मिस सेंचुरियां बनाई है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, पाकिस्तानी टीम मैचेस हार गई, लेकिन क्या इसकी बुनियाद पर आप कप्तान बदल देंगे? आप बताएं कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 बरस में सिर्फ 9 वनडे हैं पाकिस्तान के, और अब करीब करीब कोई वनडे है नहीं। अब जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया का, वहां 3 टेस्ट, उसके बाद T20 मैचेस शुरू हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 न्यूजीलैंड में, फिर पाकिस्तान में, फिर अगले बरस PSL हो रही है, फिर अगले बरस जो है वर्ल्ड कप T20 हो रहा है। तो ऐसे मौके पर बाबर आजम को कप्तान की हैसियत से हटाने का मतलब ये हुआ कि आप किसी के कहने पर आ गए। और फिर क्या अथॉरिटी है ज़का अशरफ साहब के पास? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है अली, क्योंकि जो IPC मिनिस्ट्री है उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया ज़का अशरफ के एक्सटेंशन का, यानी 3 महीने और इस कमेटी को दिए गए, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि आप डे टू डे अफेयर्स जो है वो देखेंगे, आप गवर्निंग बोर्ड के इंतखाबात कराएंगे, और इसके अलावा आप कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से हो। लेकिन इसके बावजूद मैं तो हैरान होता हूं पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें अली, इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस कितनी बुरी रही, लेकिन जब इंग्लैंड की टीम पहुंची तो क्या वहां का इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन किसी से मीटिंग कर रहा था? क्या वहां ऐसी खबरें आई कि जॉस बटलर को हटाया जा रहा है? बल्कि उन्होंने तो टीम का ऐलान कर दिया, जॉस बटलर वेस्ट इंडीज के दौरे पर एज ए कैप्टन जा रहे हैं। ये हमारे मुल्क पे होता है और ये अलमिया है। तो सर आप देखिए, आप जो तनकीद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, आप वाकई समझते हैं कसूर मैनेजमेंट का है? हमने ये देखा कि इससे पहले पूरी दुनिया में, इनफैक्ट ये रमीज राजा का मैं अगले दिन स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ये सर की पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स को लगाया जाता है हायर मैनेजमेंट में या चेयरमैन लेवल पर। हमारे यहाँ कभी किसी सहाफी को, कभी किसी बिजनेसमैन को। आप समझते हैं कि एक्सपर्ट्स का ना होना ये भी एक वजह है? बिल्कुल अली, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब सियासत बहुत ज्यादा सरायत कर गई और सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि ज़का अशरफ साहब का तकर्रुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेशर दिए जाने के बाद हुआ। आपको याद होगा PDM गवर्नमेंट में ये बात तय हुई थी कि जिसकी जो मिनिस्ट्री होगी वो उसके अंडर जो चीजें आएंगी वो उन्हीं की तैनाती करेगा। तो उस मामले पर इख्तिलाफ उस वक्त पैदा हुआ जब राना सनाउल्लाह जो थे वो तारिक मलिक को, नादरा के चेयरमैन को हटाना चाह रहे थे, और पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया, लेकिन उन्हें अपने आप को विड्रॉ करना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि राना सनाउल्लाह की मिनिस्ट्री थी वो, वजारत दाखिला, और यहाँ पर जब IPC मिनिस्ट्री जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी, एहसानुर रहमान मजारी थे, तो पीपल्स पार्टी ने कहा अब हमारा चेयरमैन आएगा। तो अगर आप सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर करेंगे, नो डाउट ज़का अशरफ साहब बड़े नफीस इंसान है, बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, ज़रूरी तरक्याती बैंक के भी प्रेसिडेंट रहे, लेकिन क्रिकेट के मामलात हम समझ रहे थे कि उनके आने के बाद बेहतर होंगे, लेकिन बेहतर होने के बजाय मामलात किसी और सम्त में जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट की सूझबूझ हो, जो क्रिकेट को समझते हो, जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो। अब ज़का अशरफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से, खबरें आ रही हैं बाबर आजम को हटाया जा रहा है, आधे क्रिकेटर्स कहते हैं नहीं हटाया जाए, कुछ क्रिकेटर्स कहते हैं हटाया जाए। तो ये क्या खेल तमाशा लगाया हुआ है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखा कर आई है, तो आप लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं कि हम ये स्टेप ले रहे हैं, वो स्टेप ले रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अनप्रोफेशनल अप्रोच है। सर देखिए, यही तो मसला है ना कि हमने बिजनेस नहीं करवाना है ज़का अशरफ साहब से, हमने क्रिकेट खिलवानी है, क्रिकेट को बेहतर करवाना है। अच्छा सर, इंटरनेशनल कोचेस का बहुत रुझान है, बहुत अरसे से पाकिस्तान में रुझान है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं, दुनिया पूरी, उनको पूरी दुनिया जानती होती है। ये रुझान किस हद तक सही है? जो कोचेस लाने का फैसला ही गलत था मेरी नजर में। उसकी वजह यह है कि आपके पास अपने कोचेस हैं। अब आप देखें, क्या इन्होंने कहीं दुनिया में ऐसा हुआ कि ऑनलाइन कोई कोचिंग कर रहा हो? क्योंकि मिकी आर्थर डार्बी शायर से भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल का, अभी भी है। तो वो डरते थे कि अगर पाकिस्तान में आएंगे और अगर उनको स्टेबिलिटी नहीं है, अगर उनको निकाल तो उन्होंने कहा
और उनको ले आए, मिकी आर्थर आए, वो अपने साउथ अफ्रीकन को ले आए, मॉर्नी मार्कल साउथ अफ्रीकन, एंड्रयू पुटिक साउथ अफ्रीकन, फिर उन्होंने ग्रांट ब्रैडबर्न को जो न्यूजीलैंड के उन्हें हेड कोच बनवा दिया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर क्रिकेट मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का क्या आखिर आप उन काम कर दे रहे हैं। एक तरफ का हेड कोच है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का कंसल्टेंट है, तो अब वो आ रहे हैं, कल वो आ रहे हैं, मुलाकात करेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद वो इस्तीफा दे दें। अगर अच्छा। उनको निकाला गया तो एक तो अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और चेयरमैन के पास, और अगर उनको निकाला जाता है तो फिर उनकी सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुझे पता चला है कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि अगर उन्हें पहले फारिग किया गया तो उन्हें ड्यूज देना पड़ेंगे। तो ये एक खेल तमाशा लगा हुआ है अली, और इस तमाशे में सारे लोग जो है वो एक इन किरदारों को देख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सही हो जाए। अच्छा सर, बाबर आजम पे जो दोस्तियां निभाने का इल्जाम है, ये किस हद तक सही है? बाबर ने अपने दोस्तों को तो लिया है, इसमें कोई शक नहीं। हसन अली तकरीबन 1.25 साल तक वनडे नहीं खेले थे पाकिस्तान से, वो आ गए। शादाब खान को उन्होंने वापस नहीं भेजा, साल में 3 मरतबा उनके साथ कंकशन का प्रॉब्लम हुआ। अबरार अहमद वहां मौजूद थे, उनको नहीं रखा गया, उनका रिप्लेसमेंट नहीं लिया गया। जमान खान को नहीं लिया गया। लेकिन अब जो भी दोस्ती यारी उन्होंने निभाई है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनसे सवालात जवाबात किए जाए। लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप खबरें चलवाना शुरू कर दें, उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने खुद बाबर आजम को ताकतवर कप्तान बना दिया था। फिर उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, फिर पाकिस्तान जो है उसने एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला। तो वो उस परफॉर्मेंस को देखते हैं, वो सारी T20 की परफॉर्मेंस थी। लेकिन बाबर आजम को फ्री हैंड किसने दिया? 2019 में सरफराज अहमद को बिला वजह हटाकर बाबर आजम, जिनको कोई तजुर्बा नहीं था, उनको कौन लेकर आया? उन लोगों का भी तो एहतसाब करें जो लेकर आए। हालांकि एहसान मानी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो अपने बाएं जानिब सरफराज अहमद को बिठाकर ये कह रहे थे कि हमारा कप्तान वर्ल्ड कप के बाद भी सरफराज होगा। लेकिन क्या हुआ? उनको हटा दिया गया। तो इस तरह बाबर आजम की अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, उनको फ्री हैंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन इस मरहले पर मेरी अपनी जाती नाकिस राय में अली, कप्तान का तब्दील करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज है और उसके बाद T20 मैचेस हैं। T20 में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनको जो है इस बात को बावर कराया जाए कि दोस्ती यारी को छोड़कर मेरिट पर पाकिस्तानी टीम का इंतखाब करें, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज्यादा सूदमंद होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा बेग साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।